स्टूडेंट्स, जो अभी सी इंटरमीडिएट में 25 का जो रिजल्ट आया है उसका पासिंग परसेंटेज जस्ट 13.22% है। यानी 100 में से केवल 13 स्टूडेंट्स है जो पास हुए हैं। यानी ये इस एग्ज़ाम की रियलिटी है। ये बता के मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस ये आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और इस रिजल्ट को अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर पाए, थोड़ी सी मेहनत कर पाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा एग्ज़ाम की अगर रिजल्ट बढ़ा पाते हो तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो और आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कुल मिला के केवल स्टडी करना ही काफ़ी नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक प्लान बना के एक स्टडी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम वर्क करें जिससे कि हम पास हो जाएं कम से कम। तो यही सारी स्ट्रेटेजी कि हमें क्या प्लान बनानी चाहिए आगे के 50 डेज की, कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ में शेयर की जा सके। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो आईसीएआई का चेंजिंग पेपर पैटर्न है ये आप लोगों को पता होना जरूरी है कि आईसीएआई का पेपर पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। यानी सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूं तो अकाउंटिंग जो है स्टिल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसके लिए कंसेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है, ट्रिकी एडजस्टमेंट्स और डीप कंसेप्ट की नॉलेज होना जरूरी है। केवल आपने पास्ट क्वेश्चन कर लिए उसके बेसिस पे पर्पस सोल्व नहीं होगा। साथ ही जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है वो भी चेंज हो गया है। उसमें भी केस बेस्ड स्टडीज ज़्यादा पूछी जाती है जिसमें केवल सब्जेक्ट को मेमोराइज करने से काम नहीं चलता, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन का, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना आप लोगों को आना चाहिए। टैक्सेशन का पेपर भी जो आ रहा है वो पुराने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो काफ़ी रूल बेस कर दिया है। यानी अगर कोई पुराना क्वेश्चन पिक भी करता है तो उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट चेंज कर देता है जिससे कि पूरा क्वेश्चन नया हो जाता है, या फिर एक नए प्रोविजंस को ऐड करके वो क्वेश्चन दे रहा है। तो ये भी काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया। और ऑडिट और एथिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें एक राइट वर्ड्स, राइट कीवर्ड्स, प्रॉपर फॉर्मेट और साथ में करेक्ट एथिकल लॉजिक्स भी आपको समझाने पड़ेंगे। यानी इसकी भी इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट है। और कोस्टिंग एंड जो एफएम का पेपर है इसमें स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको स्टेप्स पूरा ढंग से समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा जिससे कि आप फटाफट क्वेश्चन करने के पोजीशन में आ जाओ, एग्जाम में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़े। और जो आपका एसएम जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये भी मॉड्यूल बेस आ रहा है, यानी इन डेप्थ लाइन उठा के और क्वेश्चन बना के दे रहा है। अगर आपने इन डेप्थ स्टडी करी है तो कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब आप लोगों के पास में 50 डेज का टाइम बचा हुआ है, यानी 6 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 8 डेज का टाइम आपको मिल रहा है। तो एक तो अब जो बचा हुआ टाइम है 50 डेज में, उसमें ये कर लें कि हर सब्जेक्ट को 8 डेज का अलॉटमेंट करना है और इसमें 2 बार आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन करो 5 डेज में और सेकंड रिवीजन करो 3 डेज में। यानी जो फर्स्ट रिवीजन 5 डेज में करोगे उसमें आप लोगों को हर चैप्टर को सीरियल से नहीं पढ़ना, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पहले कौन से चैप्टर पढ़ें। तो जो इजी और जो ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद में जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं बाद में पढ़ना है, और जो टफ लेवल के हैं या जो कम स्कोरिंग है वो सबके लास्ट में पढ़ना है। यानी ये एबीसी कैटेगरी का साथ पढ़ना है। वीएसआई की एबीसी कैटेगरी आपको मिल जाएगी आपका टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो उस तरीके से पढ़ाई करें। इसमें हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, अब ये सब्जेक्ट वाइज कैसे करोगे ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसका आपको पूरा जैसे 5 डेज में करना तो 5 डेज का पूरा प्लान बनाना है।
कि कौन से चैप्टर मेरे को किस दिन पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ना है, और उस प्लान के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है। और जो प्लान बनाओ ईजी से टफ बनाओ, सबसे ईजी चैप्टर सबसे पहले, उसके बाद उससे टफ और मोस्ट टफ चैप्टर सबके बाद में। और टारगेट रखो, चूंकि आज का मैंने जितना टारगेट बनाया है, जितने चैप्टर पढ़ने का टारगेट बनाया है, उतना टारगेट कंप्लीट हो जाए जब मैं फिर मेरे को सोने जाना है। तो ये आप लोगों को टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये आपको एक बार 5 डेज में इस प्रोसेस को रिपीट करना है और अगली बार सेम प्रोसेस को 3 डेज में रिपीट करना है, और उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो क्योंकि 2 बार आप रिवीजन करने के पोजीशन में आ जाओगे, स्ट्रेटेजिक तरीके से रिवीजन कर लोगे, तो आप लोगों का पर्पज सोल्व हो जाएगा। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 16 डेज का टाइम अवेलेबल है। तो 16 डेज में आप इस तरह से कर सकते हैं, जो पहला रिवीजन आपने 8 दिन में कर लिया, दूसरा रिवीजन आपने 4 दिन में कर लिया, और तीसरा रिवीजन आपने 3 दिन में कर लिया। तो इसका मतलब 8 और 4 12 और 13 14 15 दिन हो गए। आपके पास 4 दिन बचेगा, वो पहला पेपर पढ़ने में लगा देना। तो इसमें 3 बार रिवाइज कर सकते हो और उसी पैटर्न से रिवाइज करोगे जिस पैटर्न से मैंने भी आप लोगों को बताया है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे आपका एडवांस अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग में आप देखोगे तो एएस के क्वेश्चन भी हैं और कुछ बड़े चैप्टर भी हैं। अब बजट चैप्टर कौन कौन से हैं? जैसे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। इसके अलावा आपका रिकंस्ट्रक्शन है, अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन है। तो ये मान लीजिए कि ये जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टरों में से आपके 14 मार्क्स के 4 क्वेश्चन तो आते हैं, यानी 56 मार्क्स का इसमें से आ जाता है। इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ब्रांच वगैरह हुआ है, तो 4-5 चैप्टरों में से ये मान लो कि पास होने की पोजीशन में आप आ जाओगे। क्योंकि कुछ MCQ में आ जाएंगे, कुछ 56 नंबर ही आ जाएंगे, तो आप 60-65 नंबर का क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। 4-5 चैप्टर ढंग से करके भी, तो पासिंग का तो आपका यहीं से बन जाएगा। इसके अलावा हमारे ES है, तो ES को कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना है, और कंसेप्ट बेस्ड पढ़ोगे तो ES का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल जो आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं कि उसी से काम नहीं चलेगा। उसमें आप रूल्स को ढंग से पढ़ो, रूल्स को ढंग से पढ़ोगे तो वो कोई भी रूल अगर बना के दे देगा तो आप उसको लिखने की पोजीशन में आ जाओगे। इसके अलावा जो आपका लॉ है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, तो ये कॉर्पोरेट लॉ में बेसिकली आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ICAI के स्टडी मटेरियल से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। कोई क्वेश्चन बैंक या कोई नोट्स वगैरह से पढ़ने से पर्पस सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ICAI की आजकल नीड है कि जो केवल शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए हैं उसके बेसिस पे वो मार्क्स नहीं देता, इसलिए आपको इन डेप्थ बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। टैक्सेशन में भी प्रेजेंट टाइम में जो पेपर आ रहा है वो पुराने क्वेश्चन उठा के नहीं देते, वो बहुत सारे एडजस्टमेंट मिला के नया क्वेश्चन बनाते हैं, या कोई पुराना क्वेश्चन पिक भी कर लेते तो उसके बहुत सारे एडजस्टमेंट चेंज कर देते हैं। तो अगर आपने मॉड्यूल पढ़ रखा है ढंग से तो वो एडजस्टमेंट करने की पोजीशन में आ जाओगे, अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ रखा तो वो एडजस्टमेंट करने की पोजीशन में नहीं आओगे। इसलिए आप ICAI के स्टडी मटेरियल से ज़्यादा प्रोविजन क्लियर करें, और उसमें सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही आप जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं उसी को सोल्व कर लें। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे प्रोविजन को, ये भी आप लोग सीख जाओगे। इसके अलावा जो आपका अगला जो ग्रुप 2 है उसमें कॉस्टिंग का पेपर है, ये आप लोगों के लिए नया है। इस कॉस्टिंग के पेपर के कंसेप्ट को ढंग से समझो, इसकी क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या क्या स्टेप है इसको समझो, और फिर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी और कई जगह आपको डाउट होगा, वो चीज़ें में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो ये अगला जो पेपर है आपका एथिक्स है, ये लॉ एंड एथिक्स में भी जो ये पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन और ये जो RTPM ने सेशन अब ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेजेंट टाइम में ICAI के स्टडी मटेरियल के जो अंदर के जो कंसेप्ट है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंदर की कंसेप्ट अगर आप ढंग से कर लोगे तो इसका मतलब है कि कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिखने की पोजीशन में आ जाओगे। और जो FM सब्जेक्ट है, FM का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको सोल्व करने के लिए जो आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेप्स, कंसेप्ट, एजम्पशन वगैरह पढ़ी है उसको आप रिवाइज करो, और उसके बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करो। समझ के करो कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, जब जाके आपका पर्पस सोल्व होगा। क्योंकि क्वेश्चन को चेंज करके दे देगा तो दिक्कत आएगी, समझ के करोगे तो उस चेंज पोजीशन को भी आप ढंग से डील कर लोगे। और साथ में जो SM है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि जो ये इसकी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इसको मैं
केस स्टडी में किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। हालांकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर देना है, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसको एप्लीकेशन बेस्ड की तरह उनका आंसर देना होता है। कहने का मतलब है कि पासिंग इज नॉट ए लक, इट इज रिजल्ट ऑफ स्मार्ट प्लानिंग। कि अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से आपने चीज़ें करी है, पूरे प्लान बना के स्टडी करी है, फोकस स्टडी करी है, स्कोरिंग टॉपिक्स पे ज़्यादा वेट दिया है और जो नॉन स्कोरिंग है उस पर कम वेट दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर उसको परफेक्ट कर लो, जिससे कि एग्रीगेट बनाने की जरूरत पड़े तो उस सब्जेक्ट से बन जाए। कोई बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है किसी सब्जेक्ट के तो उसको आप इग्नोर करो, लास्ट में प्रायोरिटी में डाल दो कि अगर टाइम ले तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर देंगे। तो इस तरीके की स्मार्ट वर्किंग करके आप इजी चैप्टर भी पढ़ने में हो जाएंगे, आपके टफ चैप्टर पढ़ने में नहीं पड़ेंगे और आप अपना कोर्स कवर करके पासिंग की तरफ आप जा सकते हो। इसके अलावा ये कुछ 5 मिस्टेक्स है जो बच्चे अक्सर करते हैं और वो हार्मफुल होती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि आप जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे लॉ, ऑडिट और एसएम, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। आप कोशिश करो कि जैसे 10-20 मिनट या 1 पेज कम से कम इसका हम लिखना चालू करें तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट है कि जो ये एफएम टेक्स्ट जैसे न्यूमेरिकल्स हैं इनको बच्चे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि चलो यार लास्ट में कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे टैक्स और ये सब चीज़ें हैं, ये पढ़ना थ्योरेटिकल पड़ता है, आता प्रैक्टिकल है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोविजन समझना पड़ेगा। तो और एक जो बच्चे अक्सर इसका मॉक टेस्ट नहीं देते, मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट से आप लोगों को ये पता चलता है कि टाइम पे पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, साथ ही टारगेट सेट हो जाता है तो उससे आप ज़्यादा स्टडी करने की पोजीशन में आ जाते हो। और अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मार्क्स कहाँ कट रहे हैं तो टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस जगह टेस्ट मार्क्स कट रहे हैं, जिससे कि आप वहाँ पे इम्प्रूव कर सको। इसके अलावा एसएम और एथिक्स को लोग बाग कई बार ईजी ले लेते हैं, यार ये तो कर लेंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट को ईजी नहीं लेना, उसको पूरी प्रिपरेशन तो करनी है। और कई बार जो बच्चे यूट्यूब के वीडियो, किसी क्लास में वीडियो देखते रहते हैं कि यार चलो यहाँ से मेरा पर्पज हो रहा है सोल्व, तो यहाँ से पर्पज सोल्व नहीं होता, वो एक वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है। असली रिजल्ट तो जब भी आएगा जब आप एसएम से पढ़ना चालू करेंगे, अदरवाइज आप केवल वीडियो देखते रहेंगे तो उससे कुछ भी सोल्व नहीं होने वाला। और देखो जो ये आरटीपी, एमटीपी और जो सेशन होते हैं ये सेकेंडरी मटेरियल है। पहला मटेरियल है स्टडी मटेरियल। अगर स्टडी मटेरियल आपका फर्स्ट क्लास हो गया तो फिर आप आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर की हेल्प ले सकते हैं और उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें, यानी लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी से पढ़ें, उससे पिछले अटेम्प्ट को पढ़ें, उसके पिछले अटेम्प्ट को पढ़ें, इस तरीके से लेके चलें। लेकिन आईसीआई का स्टडी मटेरियल से रिवीजन हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि साहब आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो छोड़ दिया और आरटीपी, एमटीपी से स्टडी करने लगे, तो केवल उससे पर्पज सोल्व नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका जो रिवीजन प्लान आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, इसके लिए देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का न तो टाइम है और न दूसरे के शॉर्ट नोट्स हमारे को पढ़ने चाहिए। बस आपको एक काम करना चाहिए कि जब आप पढ़ते जा रहे हो तो मॉड्यूल में आप अंडरलाइनिंग करते चलो इंपॉर्टेंट चीज़ों की, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ों की अंडरलाइनिंग करते चलोगे तो उससे आप लोगों का जो एग्जाम पे जब रिवीजन करोगे तो अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को पढ़ लोगे तो उससे आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। और लास्ट में बी डिसिप्लिन्ड, नॉट जस्ट मोटिवेटेड। बच्चे अक्सर मोटिवेट तो खूब रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन उसके लिए वर्क करना पड़ता है और जब वर्क करने की बात आती है तो उसमें डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन नहीं रह पाते। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट एक ही चीज़ से आता है, कंसिस्टेंसी से। अगर कभी आप मोटिवेटेड नहीं भी हैं फिर भी कंसिस्टेंट है तो आप बेटर रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ भी पर्पज सोल्व नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको हर जो टेस्ट है या हर आपकी स्टडी है या हर एफर्ट्स है, ये आपको ज़्यादा स्टडी के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उससे आप अपने मिस्टेक्स को पता करोगे, उसको करेक्ट करोगे और उससे आप सी फाइनल के क्लोजर बनते जाओगे। इसलिए जो 50 डेज है इसका आप पूरी प्लान बना के ढंग से स्टडी करें, उसका पूरा बेनिफिट लें, जिससे कि बाद में हमें रिग्रेट नहीं हो और हम सीए फाइनल में पहुंच जाएं। थैंक यू।